गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो भाई सब? तैयारी की संडे को? तो बच्चों नीट का कल टेस्ट हो गया, आप सबको पता है। क्या पता है आपको अभी तक? तो बच्चों कुछ बातें जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीखने वाली हैं, आपको पहले भी बताई गई हैं, बट चलो अभी बिल्कुल फ्रेशली आपको मैं फिर एक बार आपके साथ मतलब शेयर करता हूँ। हाँ, टेस्ट तो ऑब्वियसली मतलब देखने के लिए तो मना ही किया था। तो आई थॉट आपने कुछ कहीं से कोई फीडबैक लिया होगा या जो भी। अ, अ, सबसे पहली बात, टेस्ट वाज वेरी इजी। बायो completely from NCERT, chemistry completely from NCERT। जो फिजिक्स थी, मतलब फिजिक्स में 45 में से मोर देन 35 क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे हम जो कहते हैं ना कि हम एक्सरसाइज 0 में हम जिस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं चैप्टर, या मतलब ऐसा ही क्वेश्चन कि जो मैं शायद मतलब आपको एग्जांपल भी ना दूंगा कि ये तो यार बहुत ही सिंपल है, ये तो आप कर ही लोगे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे। तो बच्चों ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब टेस्ट ऐसा आता है तो मतलब दो बातें यहां से समझने वाली हैं, और ये दोनों के लिए हैं, जिनको लगता है कि हाँ हमारे अभी मार्क्स आ रहे हैं, एज वेल एज जिनको लग रहा है कि अभी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। तो बच्चों जिनको लगता है कि भाई आपको फिजिक्स टफ लगती है, आपके मार्क्स नहीं आ रहे या कुछ भी ऐसा, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मतलब वो इतने आसान है कि मतलब आप अगर बिल्कुल किसी चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला भी पढ़ के चले जाओ, आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। तो तो इसलिए आपको ख्याल होगा, आपने मतलब आप में से जितने लोगों ने मेरे से कई बारी बात की है, मैं आपको बार बार क्या कहता रहता हूँ कि यार एक्सरसाइज 01 थॉरोली करो, एक्सरसाइज 01 थॉरोली करो। ठीक है, कि भाई जब टफ आएगा देखा जाएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बट जो आसान क्वेश्चन है कम से कम वो तो पक्का हो कि भाई आपके हो जाएंगे। राइट, मतलब हम ऐसे ही टफ टफ सोच के अपनी परसेप्शन बना के कहीं क्वेश्चंस करें ही ना, फिजिक्स छोड़ के बैठ जाएं, फिजिक्स क्या बाकी सब्जेक्ट्स में भी मैं ये कहना चाहूंगा, तो फिर बिल्कुल ही हमारे जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बस 01 को थॉरली करते जाओ। सेकंड पॉइंट बच्चों, मैंने आपको आई थिंक अगेन बार बार बोला है कि मॉड्यूल पढ़ो, मॉड्यूल पढ़ो, बायोकेमिस्ट्री में एनसीईआरटी का
मैंने भी बोला है, आपके टीचर्स भी आपको कहते हैं, यही चाहिए बस। आप जबरदस्ती एक्स्ट्रा बुक्स, एचसी वर्मा कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, एलिमेंट्री कर ली, कोई मतलब नहीं है। कुछ वैसा नहीं आता। इस बार कितने ये र्यूमर्स फैले हुए थे, मैंने बहुतों को बोला था बट लोग स्टिल नहीं मानते थे कि भाई एम्स है तो इसलिए टेस्ट टफ हो जाएगा। वो कुछ नहीं होना था और वैसा कुछ हुआ भी नहीं। राइट? तो थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब थ्योरी में से भी क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में भी। मतलब 35 मैंने आपको बता दिया बिल्कुल सीधे थे। 4-5 क्वेश्चंस आप कह सकते हो थ्योरेटिकल थे, मतलब जो आपने अगर अच्छे से मॉड्यूल पढ़ा होगा आपके होंगे। ठीक है, मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा, ये आपको टाइम एंड अगेन बोला गया है। मतलब सिंपल बात है, जैसे यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर पे आ गया, मान लो एडी करंट्स पे आ गया, ऐसे ही छोटी छोटी जो चीजें हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। एंड बच्चों तीसरी बात, ऐसे टेस्ट में क्या होता है कि हम में से जो लोग अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं और ये मानते हैं ना कि हाँ भाई हमारी तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, वो मारे जाते हैं। क्योंकि वैसा कुछ तो आया ही नहीं जो आप, जिसमें कोई आपका दिमाग लगना था। एंड मान लो जो आसान क्वेश्चन आया उसमें आप जल्दबाजी में कोई सिली मिस्टेक करा है, तो आपकी रैंक बहुत पीछे जाएगी। मतलब फिर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी रैंक कहां से कहां जाएगी, क्योंकि जब आसान है तो उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है ना। तो मतलब प्लीज अपने आप को ना, मतलब ये सोच के मत खुश होते रहना कि भाई हाँ भाई हमारे से तो टफ क्वेश्चन हो जाते हैं या कुछ है। पॉइंट फाइनली ये है कि वहां पे आप कितने मार्क्स ले रहे हो। मतलब अगर आपने आसान में सिली मिस्टेक कर दी तो आप बिल्कुल मारे गए, फिर आप में और किसी और में कोई डिफरेंस एनीवेज नहीं रहा। अब ये किसी को नहीं पता कि आपकी बार भी इतना ही इजी आएगा या क्या होगा, राइट? बट हमें तो हर टाइप ऑफ पेपर के लिए प्रिपेयर होना ही है। एंड पॉइंट इज कि ये सोच के कि हाँ भी हम टफ की तैयारी कर रहे हैं, उस चक्कर में हम आसान से तो ना मारे जाए ना। उल्टा तो फिर भी चल सकता है कि यार चल आसान के हिसाब से तो तैयारी है, बहुत टफ आ गया तो चल मारे गए, तब तो बहुत सारे मारे जाएंगे। ठीक है। एंड बच्चों फिर फाइनली हमेशा हर टेस्ट में एक थोड़ा सा लक कंपोनेंट होता ही होता है। कभी भी मतलब जो पेपर होता है वो 100% ऐसा नहीं होता कि आप कहो कि हर आंसर बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा हो। मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते ही होते हैं जो एम्बिगुअस हैं। ठीक है। लाइक आई वाज टोल्ड कि बायो में अब 3 क्वेश्चन हैं ऐसे जिनका आंसर, मतलब 2 आंसर बन सकते हैं, राइट? अब ये किसी को नहीं पता कि अब वो कौन से आंसर एक्सेप्ट होंगे। मतलब कभी एक हो जाता है, कभी दूसरा हो जाता है, कभी कभी दोनों भी हो जाते हैं। अब ये किसी को नहीं पता। तो वो तो वी हैव टू लिव विद इट। मतलब वो तो अब उस दिन क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। एक बच्चों में और बताता हूँ आपको कल क्या हुआ। एक सेंटर पे, मुझे नहीं पता कि पूरे सेंटर में हुआ या एक रूम में हुआ, इनविजिलेटर ने बच्चों को ये बोल दिया कि आपको क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी मार्क नहीं करना। आपको क्वेश्चन पेपर पे बिल्कुल खाली होना चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ो और उससे आंसर सीधा ओएमआर शीट पे मार्क करो। जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है। तो उस चक्कर में हमारा मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट था जो मतलब थोड़ी बहुत ऐसी गलतियां कराया मार्किंग में। क्योंकि ऑब्वियसली आपने क्वेश्चन पढ़ा फिर उससे देख के आंसर मार्क कर रहे हो, तो इसमें
कहीं ना कहीं चांस फॉर एरर रहता है। ठीक है, तो अब नाउ दिस इज लक, राइट? अब सब प्रिपरेशन की हुई थी, सब कुछ था, ठीक है, अभी भी वो सेफ जोन में है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कुछ खराब हो गया, मतलब बट जो एक्सपेक्टेड स्कोर था उससे थोड़ा सा स्कोर कम रह गया। दिस आई विल हैव टू कंफर्म कि न्यूमेरिकल्स के लिए रफ शीट दी कि नहीं दी, मतलब मुझे स्पेसिफिकली किसी बच्चे ने बोला नहीं कि कोई प्रॉब्लम आई इस पॉइंट पे, बट मैं पूछ लूंगा। तो 5 to 7% बच्चों लक है, जो उस दिन अब क्या होगा किसी को नहीं पता। बहुत सारे सेंटर्स पे पूरा रश था, वो तो पता ही था कि कौन से एसओपीस फॉलो होंगे, इतने रश में नहीं हो सकते होते कभी फॉलो, वो तो चलो ठीक है, वो तो हो ही गया जो होना था। बट 5 to 7% बच्चों हमेशा लक होगा ही होगा, जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। बट जो बाकी 90% है, 92% है, अगर मैं आपको कहूं कि वो सारा कुछ आपके हाथ में है और आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिमिटेड करना है, मतलब बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, फिजिक्स में मॉड्यूल, आई थिंक मतलब बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो कर ही जाओ बस, मतलब समझ आ रहा है नहीं आ रहा, XI01 तो मैंने आपको पहले भी बोला है, कईयों को रट्टा मार लो। और मतलब मैं स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, बच्चों जो मतलब जिनको लग रहा है कि अभी आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मतलब अगर आपका स्कोर, मतलब सीधी सी बात है, इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 500, ठीक है, फिर तो आपको बिल्कुल कुछ और छेड़ना ही नहीं, मतलब लेस देन 550 आई वुड से, कि अगर आपका 550 से कम स्कोर आ रहा है अभी वाले टेस्ट में, तो आपका फोकस 100% ऑन एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल्स होना चाहिए। देयर इज नो नीड टू टच एनीथिंग एल्स। ठीक है, अगेन ये फिर र्यूमर्स हैं कि सिलेबस कम करने से नीट की डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। ये बच्चों, ये ना सारा काम यूट्यूब ने खराब किया हुआ है। यूट्यूब पे ना मतलब लोग व्यूज डलवाने के लिए कुछ भी कुछ भी डालते रहते हैं। ठीक है, मतलब मैं हैरान था, यूट्यूब पे लोगों ने मतलब टेस्ट वाले दिन सुबह कितने लोगों ने ये वीडियोस डाली हुई थी पेपर लीक, और उसमें ना 2019 का पेपर डाला हुआ है। मतलब लोग कुछ भी करते हैं। तो ये किसी को नहीं पता। सिलेबस कम का भी ऑब्वियसली अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, बट एक लॉजिकल सेंस में लग रहा है कि भाई वो करना ही पड़ेगा इन्हें, देयर इज नो अदर वे। एंड बच्चों, जो आपके टेस्ट्स हैं, मतलब देखो, टेस्ट्स को बिल्कुल आसान लेवल का करके कोई फायदा नहीं है, मतलब फाइनली हमें प्रिपेयर्ड तो हर तरीके से रहना है। यस, इतना मैं मतलब जरूर अब चेंज कर रहा हूं आपके टेस्ट में, कि जैसे पक्का से अब से ऐसे होगा कि आपके टेस्ट में भी 3-4 क्वेश्चंस पक्का थ्योरेटिकल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अभी भी आते थे ऐसा नहीं है, बट आई विल मतलब डबल इंश्योर कि आए ही आए। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल इजी हैं, जिनमें से आपको लगेगा कि ये क्या बोल दिया सर ने, बट ये क्या पूछ लिया कि, बट अब जब आते हैं तो आते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको उनमें भी परफेक्शन चाहिए। ठीक है, जल्दी कर लो। मतलब जिसकी थोड़ी सी भी ठीक प्रिपरेशन थी ना बच्चों, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल वाले बच्चे की भी बात नहीं कर रहा, जो जो डिसेंट पे भी था, उसने भी कल का पेपर 2 सवा 2 घंटे में खत्म कर लिया था, ऐसा था। बट अगेन उसका फायदा क्या है, मतलब फाइनली तो अगर फिर आपने वो जल्दी में करके सिली मिस्टेक्स ही कर दी, तो
It hardly serves any purpose. यहाँ वाले टेस्ट में मतलब 570 इज अ गुड स्कोर. फिजिक्स की एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल करो, मॉड्यूल इज मोर देन सफिशिएंट. फिजिक्स की आपको जरूरत नहीं है एनसीईआरटी की, बोर्ड्स के लिए भी नहीं है. योर मॉड्यूल इज मोर देन सफिशिएंट. बच्चों आपके लिए टारगेट होना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए कि मतलब एनसीईआरटी तो ना केमिस्ट्री की और बायो की मतलब 25-25, 30-30 बार लोग पढ़ के जाते हैं टोटल. तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नोट्स ना करो, बट मैं ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है. देखो यार पता क्या है, मतलब ना थोड़ा उस तरह चलो, मतलब मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ. हम जब जिम जाते हैं ना, हम अगर आज मैं जिम जाके कहूं कि यार मेरे से 2 किलो का भार तो उठता नहीं, मैं क्या वहां जाके सीधा 20 किलो का भार उठा सकता हूँ? राइट. तो जितना मेरे से भार उठता है, राइट, मैं उसके हिसाब से ही इंक्रीमेंट करूंगा ना. अगर मेरे से आज 2 उठता है तो भाई मैं 2 से 2.25, 2.5 इस तरह से आगे बढ़ूंगा. एग्जैक्टली द सेम थिंग गोज विद योर मार्क्स. आप अभी जिस भी रेंज में हो, ठीक है, मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं मेरे 500 नंबर आ रहे हैं अभी, मैं तैयारी 700 वाले के हिसाब से करता हूँ. इट डज नॉट मेक एनी सेंस. ठीक है. मतलब अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई करके बोलूं कि भाई फिजिक्स में मेरे मान लो अभी नंबर तो 120 आते हैं, तो क्या मुझे एचसी वर्मा करनी चाहिए? क्या मुझे एक्स्ट्रा बुक्स करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. यू शुड नॉट टच दीज बुक्स एट ऑल. एचसी वर्मा का फायदा कब होगा? कि अगर किसी एक रेयर सिनेरियो में फिजिक्स में टफ क्वेश्चन आ गए कोई 2-4, तो वो आप कर सकते हो. बट वो आप तभी कर सकते हो अगर आप इजी वाले भी कर सकते हो. अगर आपसे इजी नहीं होते तो आप एचसी वर्मा के क्वेश्चंस कैसे करोगे? राइट. तो सेम थिंग गोज विद बायो. अब ऑब्वियसली ऐसा होगा कि नोट्स में एक्स्ट्रा होगा कंपेयर टू एनसीईआरटी, राइट, बायो में भी केमिस्ट्री में भी. तो अब आप कहो कि सर नोट्स भी हैं, एनसीईआरटी भी है, बहुत कुछ है, पढ़ा ही नहीं जाता. तो मेरा सिंपल आंसर ये है, देखो आप कहाँ पे हो. अगर तो भाई आप बायो में अभी 300 320 स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तो यस आपको अगर और इतना मार्क्स से इंप्रूव करना है तो यस आपको फिर दोनों करने ही पड़ेंगे. ठीक है, बिकॉज हम नियरली उस लेवल पे जा रहे हैं जहां पे हमको छोड़ना ही नहीं चाहते. तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा नोट्स भी करने ही पड़ेंगे. बट आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली फॉर अ पर्सन हु इज लेट्स से स्कोरिंग 250 मार्क्स इन बायो. तो भाई अगर आपके बायो में अभी 250 मार्क्स आ रहे हैं, तो अभी तो आपको पूरा एनसीईआरटी पे फोकस कर देना चाहिए. मतलब जो नोट्स में से मान लो थोड़े क्वेश्चन आने होंगे, वो तो बाद की बात है ना. पहले जो एनसीईआरटी वाले सारे हैं हम वो तो पक्के करें. ये नहीं होना चाहिए हम नोट्स का भी सोच के बैठ गए, हम एनसीईआरटी का भी सोच के बैठ जाएं और फिर वो इतना सारा कुछ देख के हम वैसे ही घबरा जाएं और उसको इनकम्प्लीट छोड़ दें. राइट. तो अगर तो आप दोनों कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपसे उतना नहीं होता तो एटलीस्ट एक चीज को तो बहुत अच्छे से करो. ठीक है. तो अब बच्चों बस अगली बारी आपकी है. इस साल बच्चों ने बहुत अच्छा किया है. मतलब वी एक्सपेक्ट इवन बेटर फ्रॉम यू ऑल. पूरा जोर लगा दो.
एंड बच्चों जिनके कम मार्क्स भी आ रहे हैं, मैं आपको स्पेशली मतलब मैं मेडिकल में कह रहा हूँ, नॉन मेडिकल में ये नहीं पॉसिबल। मेडिकल में तो एफर्ट करके स्कोर बढ़ाना बहुत ही इजी है, वेरी वेरी इजी। थोड़ा अगर प्लान तरीके से चलो। मैं तो सिंपल कह रहा हूँ ना यार, रट्टा मार लो, कितनी बड़ी बात है। सारी एक्सरसाइज 0 1, हर क्वेश्चन का रट्टा मार लो। नहीं, दैट इज फाइन अगर नोट से कवर हो जाता है, बट आई वुड स्टिल से कि एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। मतलब देर इज नो स्टूडेंट जो सिर्फ नोट्स पढ़ रहा हो। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी कंसल्ट विद योर टीचर्स, मतलब बायो एंड केमिस्ट्री टीचर्स, दे विल गाइड यू इवन बेटर। मैं तो पिछले बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ कि हाँ, मतलब एक्सरसाइज 0 1 का आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए बस। आप ये मत सोचो आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बस एक्सरसाइज 0 1 का हर क्वेश्चन होना ही होना चाहिए फिजिक्स में। बाकी बच्चों आपका जो सिलेबस है, मतलब जैसे बायो का जो मेरे को पता चला था, इट शुड फिनिश बाय 15 अक्टूबर और सो। मैंने भी कल परसों ही पूछा था आपके टीचर से। फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है 30 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए सारा। केमिस्ट्री का एक बार पूछ लेना सर से, केमिस्ट्री का नहीं मुझे आइडिया अभी। किसने बुला देते हैं बोर्ड्स वेब में? अभी तो कोई न्यूज नहीं आई ऐसी है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, अभी नहीं पता। आज वो आ गई बच्चों न्यूज वैसे ओलंपियाड्स की। तो ओलंपियाड्स हैं मिड जैन में। इस बार व्हाट दे हैव डन इन ओलंपियाड्स इज कि जैसे ओलंपियाड्स में पहले होता था ना कि एनएसईपी, एनएसईसी, एनएसईवी होता था, उससे बच्चे सिलेक्ट होते थे। ये वाली स्टेज मतलब जो थी वो होती थी नवंबर में। फिर इससे जो बच्चे सिलेक्ट होते थे वो जनवरी में नेक्स्ट स्टेज का एग्जाम देते थे। तो मतलब ऐसा था कि फर्स्ट स्टेज में करीब 250 300 बच्चे शॉर्टलिस्ट होते थे। उनमें से फिर जनवरी वाले पेपर में 30 होते थे। बच्चों एक सेकंड। हाँ जी। तो उसमें अब इन्होंने क्या किया है कि वो जनवरी में ही होगा। और उसमें मतलब आप एक तरह से कह लो कि वो सिंगल टेस्ट जो है वो दो टेस्ट, जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है उनको कंबाइन कर दिया उन्होंने उसमें। तो तो उसका सिस्टम क्या है कि मतलब स्टेज 1 में जिसके एक कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आएंगे, उसी का स्टेज 2 वाला टेस्ट चेक होगा। है इकट्ठे ही, अटेम्प्ट सारा कुछ करना है, बट चेक उसी का होगा जिसने स्टेज 1 में कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लिए हैं। स्कूल एग्जाम्स की क्या टेंशन है यार, कुछ भी लिखा ना वहाँ। अभी कौन सा उसके कोई मार्क्स जुड़ रहे हैं? हाँ जी,
इसमें बच्चों क्या काम दिया था मैंने? ओलंपियाड यार, स्टेज 1 तो इजी होती है, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं होता। मतलब फिजिक्स थोड़ी टफ लगेगी आपको, बायोकेमिस्ट्री तो कोई दिक्कत नहीं आती। स्टेज 2 में टफनेस बढ़ जाती है। हाँ जी, जे पार्ट। यस। इसमें कोई डाउट बच्चों जे पार्ट में? फर्स्ट क्वेश्चन में यही गलती करोगे आप। बस क्या लिखा हुआ है, 12 वोल्ट बैटरी। बैटरी क्या सप्लाई करती है? डीसी। तो डीसी पे तो ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करता। ओके। बच्चों ये एफिशिएंसी जो है वो किस चीज की एफिशिएंसी होती है बताओ? मतलब एफिशिएंसी से कौन सी क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा? पावर पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो पावर आउटपुट है दैट इज एफिशिएंसी इनटू पावर इनपुट। तो आउटपुट पावर क्या हुई? आउटपुट वोल्टेज 100 इंटू आउटपुट करंट। दिस इज इक्वल टू 98.100 इंटू इनपुट पावर। मतलब इनपुट वोल्टेज इंटू करंट। सर यस। सर वो भी एक ही बात है कि अगर आइडियल केस में सर मतलब 100% एफिशिएंसी पे करंट निकाल के उसका 98% कर दे। हाँ हाँ, वो देखी बात है बिल्कुल। हाँ जी सर। बट आपको ये पता होना चाहिए वैसे कि जो मतलब एफिशिएंसी होती है वो पावर की होती है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, यस। फर्स्ट क्वेश्चन वापस से बता दो, वो समझ में नहीं आया। फर्स्ट क्वेश्चन में 12 वोल्ट बैटरी दी हुई है। बैटरी जो होती है इट प्रोवाइड्स डीसी करंट, मतलब जो कांस्टेंट करंट होता है। और हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर कब काम करता है? जब वेरिएबल करंट होता है। ओके तो इसलिए सर। उस केस में तो ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा। यस। एक्सरसाइज 1 बच्चों, जे पार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन, स्टेप डाउन। क्या मतलब? जो जिसमें सेकेंडरी वाली साइड वोल्टेज कम हो रही है तो मतलब सेकेंडरी वाली साइड नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, तो इसका मतलब प्राइमरी वाली साइड ज्यादा होंगे। अगेन देखो फोर्थ क्वेश्चन में भी बैटरी लिखी हुई है, वही वाला कंसेप्ट है। ये ध्यान रखना है बच्चों ट्रांसफार्मर वाले क्वेश्चंस में। नाइन्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, आयरन लॉसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? जो बेसिकली उसकी कोर के थ्रू लॉसेस हो रहे हैं, मतलब जो आयरन जिसपे हमने यूज किया था फेरोमैग्नेटिक, उसके थ्रू जो लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये लॉसेस बच्चों कैसे कम किए जा सकते हैं? पहले तो ये सोचो कि आयरन के थ्रू लॉसेस कौन कौन से हो रहे थे।
बताओ बच्चों। एक तो एडी करंट्स वाले थे और एक थे फ्लक्स वाले, ठीक है। और तीसरा हिस्टेरिसिस भी आयरन के थ्रू था वैसे, करेक्ट। तो अब ये लॉसेस बच्चों देखो कैसे कम किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो फ्लक्स लॉस कैसे कम किया जाता है, जब आप अपने मटेरियल को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला लेते हो। जितना मटेरियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना वो ज्यादा फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो उतना ज्यादा उससे फील्ड लाइंस कम बाहर निकलती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में था कि म्यू की वैल्यू ज्यादा लेनी पड़ेगी, मतलब हाई परमेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन लॉसेस। अब ये सॉरी, अब एडी करंट्स वाले। अब एडी करंट से जो लॉसेस हो रहे हैं वो कैसे होंगे, v square by r, where v is the induced voltage, राइट, जो भी फ्लक्स चेंज के कारण बन रही होगी। तो इन लॉसेस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, r को ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि हमें आयरन के अंदर तो कोई करंट नहीं प्रोड्यूस करना, फेवरेबल करंट नहीं है कोई आयरन के अंदर। तो आयरन के अंदर करंट कब नहीं आएगा, जब आयरन की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा हाई परमेबिलिटी एंड हाई रेजिस्टिविटी। आ गया समझ। तो जितना हम बच्चों पतली शीट्स लेते हैं उतना एडी करंट्स के जो सर्कल्स हैं वो छोटे बनते हैं, मतलब उनको बनने में मुश्किल आती है। तो जितना वो कम बनेंगे उतना करंट फ्लो कम होगा, तो उतना हीट लॉस कम हो जाएगा। परमेबिलिटी से क्या होता है, जितनी ज्यादा परमेबिलिटी है उतना वो फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली जो फील्ड लाइंस होंगी वो आयरन के अंदर ही रहेंगी, आयरन से बाहर नहीं निकलेंगी। सर यस। सर एडी करंट्स में हमने जो हीट लॉस का फॉर्मूला था सर, वो कहा था कि कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। हम्म। तो सर यहाँ पर हमने वी स्क्वायर आर को सर एज अ जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, मतलब। हाँ, जनरल एक्सप्रेशन, यस। ठीक है सर। एक ये ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पे v स्क्वायर बाय आर लगेगा, आई स्क्वायर आर नहीं लगा सकते आप। आई स्क्वायर आर से आपको ऐसा लगेगा कि आर कम लेना है, वो क्यों बताओ। बिकॉज करंट इज नॉट कांस्टेंट, वोल्टेज इज कांस्टेंट। वो तो जो भी इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट ही होगी। ठीक है, आगे। डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट लिखो बच्चों एलसी सर्किट। तो हमने बच्चों देखो अभी तक जो बात की है, हमने आरसी सर्किट की बात की है, हमने एलआर सर्किट की बात की है। तो ये एक तरह से तीसरा पेयर बनता है विच इज एलसी सर्किट। तो एलसी सर्किट में क्या होगा, ऐसे एक मान लो कैपेसिटर है चार्ज्ड, उसके साथ एक इंडक्टर लगा हुआ है और हमने t इक्वल टू 0 पे स्विच बंद किया, राइट। तो अब किसी भी टाइम t पर क्या हो जाएगा कि कैपेसिटर पे चार्ज कुछ Q मान लो, एंड मान लेते हैं कि सर्किट के अंदर कोई करंट I फ्लो कर रहा है। यहां पे बच्चों एक बार किरचॉफ लिख के देखो और कोशिश करो याद करने की, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अच्छा एक मुझे बताओ कि इस केस में Q और I में क्या रिलेशन होगा बच्चों। प्लस dq/dt या माइनस dq/dt, ध्यान से देखो। माइनस dq/dt, क्योंकि जो मैंने फिगर बनाया है उसमें पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकल रहा है।
तो जो हमारी इक्वेशन है किरचॉफ वाली बच्चों ये बनेगी Q बाय सी माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे वी विल सब्सटीट्यूट I as minus pq by dt and उससे di by dt क्या बन गया, माइनस डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, और इससे ये बन गया सब्स्टिट्यूट करके। ये किस टाइप की इक्वेशन है बच्चों? याद करो भाई। बोलो भाई, किस टाइप की इक्वेशन है? अक्षता बताओ। अरे बोलो भाई, या नहीं याद आ रहा? अच्छा, इसको ऐसे लिख दो, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्लास 11 से कुछ याद करो, एंड वाला कुछ। यस, एस एच एम, दिस इज इक्वेशन ऑफ एस एच एम। याद करो, एस एच एम में नहीं होती थी डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन जो होती थी। तो इस केस में बच्चों चार्ज एस एच एम करता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एस एच एम वेयर ओमेगा इज 1 by रूट पाई एल सी।
ये भाई याद करो कि हम मतलब ये प्लस डी क्यू बाई डी टी और माइनस डी क्यू बाई डी टी कैसे पता चलता है? ये इससे पता चलता है कि जो चार्ज है वो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है या उस पे पहुंच रहा है। जिस तरीके से हमने करंट की डायरेक्शन शो की है, उस सिचुएशन में जो करंट है उसके हिसाब से जो चार्ज है वो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है, मतलब चार्ज कम हो रहा है, राइट? इसलिए हमने माइनस लगाया। तो बच्चों इससे ये समझ आता है हमें कि जब एक सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर लगे होते हैं, तो उस केस में जो चार्ज है वो एसएचएम करता है। तो व्हेन वी से कि चार्ज एसएचएम करता है, इसका क्या मतलब है कि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो कम ज्यादा होता रहेगा। जैसे नॉर्मल एसएचएम में क्या होता था कि एक्स की वैल्यू 0 से प्लस ए हुई, फिर माइनस ए हुई, फिर 0 हुई, राइट? तो ऐसे ही इस केस में चार्ज के साथ होगा कि चार्ज 0 से एक पॉजिटिव वैल्यू पे जाएगा, फिर 0 पे आएगा, फिर एक नेगेटिव वैल्यू पे जाएगा, एंड सो ऑन, कि चार्ज की वैल्यू चेंज करती जाएगी। इट डज नॉट मीन, प्लीज ये मत कंफ्यूजन रखना कि चार्ज कहीं जा रहा है, राइट? मतलब चार्ज है कैपेसिटर पे ही, कैपेसिटर पे जो उसकी वैल्यू है वो मतलब इस हिसाब से चेंज कर रही है जैसे एसएचएम की इक्वेशन होती है। कैपेसिटर की पोलैरिटी भी चेंज करेगी, यस। मतलब जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था विद प्लस क्यू नॉट, तो क्या होगा? प्लस क्यू नॉट से 0 होगा, फिर माइनस क्यू नॉट होगा, फिर 0 होगा, फिर प्लस क्यू नॉट होगा। इस तरीके से चलता जाएगा। सर यस। सर किसी भी टाइम टी पे हमने कहा है कि अपने करंट फ्लो करेगा सर्किट में, लेकिन सर सर जो कैपेसिटर होगा सर वो तो ब्रोकन वायर की तरह नहीं एक्ट करना शुरू कर देगा वो तब। तो स्टेडी स्टेट पे होता है ना, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। इस केस में वो स्टेट ही नहीं आती, इस केस में एसएचएम ही होता रहता है। वो जो हम करते थे ब्रोकन वायर वाला केस, वो कब होता है? जब रेजिस्टर होता है सर्किट के अंदर। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब रेजिस्टेंस ही नहीं है कोई। सर इसका मतलब इंडक्टर भी नहीं फिर टी इज इक्वल टू 0 पे ब्रोकन वायर की तरह एक्ट करेगा? यहाँ पे मतलब वो कंसेप्ट चलेगा ही नहीं। मतलब इस केस में अभी तो आ जाएगा, अगर आप देखोगे कि टी इक्वल टू 0 पे इंडक्टर जो है वो उसके थ्रू कोई करंट नहीं होगा, बट ये जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि इनिशियल सिचुएशन आपने बनाई कैसे। ठीक है सर। तो बच्चों यहाँ पे चार्ज की इक्वेशन वही बन जाती है जैसे एसएचएम में एक्स की बनती थी कि Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ बच्चों जहाँ ओमेगा लिखा है वहां पे हम टाइम पीरियड की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की। या चलो पहले टाइम पीरियड लिख लो, उससे फ्रीक्वेंसी तो अपने आप आ जाएगी। टी इज इक्वल टू
2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो प्लीज याद रखना है बच्चों कि अगर कैपेसिटर और इंडक्टर वाला केस है तो उस केस में SHM होता है। ठीक है, मतलब इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा चार्ज का विद टाइम। मतलब ये कोई जरूरी नहीं था कि Q0 से ही स्टार्ट हो रहा होगा, वो तो मैंने जो सिचुएशन ली थी वहां पे मैंने t=0 पे Q0 माना था, इसलिए मैंने यहाँ से दिखाया। अदरवाइज t=0 पे 0 से भी स्टार्ट कर सकता है। वही SHM वाली बात कि भाई t=0 पे आप कहाँ पे मान रहे हो, मीन पोजीशन पे मान रहे हो या एक्सट्रीम पोजीशन पे मान रहे हो, वो सारी पॉसिबिलिटीज है। ये सर इसलिए हुआ ना क्योंकि कोई एनर्जी को लिबरेट कराने के लिए चीज नहीं थी, एग्जैक्टली अंदर ही सर्कुलेट होती रही। हाँ, यहाँ पे SHM क्यों बन रहा है, बिकॉज कैपेसिटर और इंडक्टर जो हैं वो दोनों ही एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। एनर्जी खराब कौन करता है, वेस्ट कौन करता है, रेजिस्टर। तो क्योंकि यहाँ रेजिस्टर है ही नहीं, तो यहाँ तो दोनों ही एनर्जी स्टोर करने वाले डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे क्या होता रहता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ एनर्जी शेयर करते रहते हैं। अभी हम उस पर आ रहे हैं। ग्राफ से रिलेटेड मैंने ये बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि ग्राफ Q0 से ही स्टार्ट हो, ये इस पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल सिचुएशन क्या है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल सिचुएशन में मतलब कि t=0 पे चार्ज 0 ही हो। वो तो मैंने जो फिगर बनाया था उस पे Q0 माना था, इसलिए मैंने यहाँ पे Q0 से दिखा दिया। माइनस भी हो सकता था, कुछ भी, सारी पॉसिबिलिटीज है ना। तो एनर्जी की टर्म्स में बच्चों क्या होता है, अगर हम याद करें तो हमें पता है कि SHM में एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ओए बच्चों, किसी ने मुझे कोई थैंक्स नहीं कहा। मैंने आपके शेड्यूल में कुछ करवाई थी सेटिंग इस बार। नहीं चाहिए तो बोल दो। थैंक यू। हाँ अब ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऐसा होता है कि जैसे नॉर्मल SHM में क्या होता है कि एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में शफल होती रहती है, कि कभी काइनेटिक कभी पोटेंशियल, राइट। ऐसे ही LC सर्किट में जो एनर्जी है वो कैपेसिटर की एनर्जी और इंडक्टर की एनर्जी की फॉर्म में ऑसिलेट होती रहती है। मतलब जो उसका सम है, कैपेसिटर वाली एनर्जी Q²/2C, इंडक्टर वाली एनर्जी ½ Li², उसका जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे वहां पे हम कहते थे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक का सम कांस्टेंट रहेगा। इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी होगी, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। और
इसका सम कांस्टेंट होगा। वो सम किसके इक्वल होगा? वो होगा इक्वल डिपेंडिंग अपॉन कि इनिशियली आपने कितनी एनर्जी दी थी। तो इनिशियली हो सकता है आपने कैपेसिटर की फॉर्म में एनर्जी दी होगी, तो इनिशियल एनर्जी Q0²/2C हो जाएगी। अगर इंडक्टर की फॉर्म में एनर्जी दी होगी तो इनिशियल एनर्जी हाफ LI0² हो जाएगी। ठीक है, बट जो उसका सम है वो कांस्टेंट रहेगा। ये रिजल्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर यस, एक बार फिर से रिपीट कर दो, वो मेरा कनेक्शन चला गया तो नहीं सुनाई दे रहा था। तो जैसे नॉर्मल एसएचएम में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है, एलसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर की एनर्जी और इंडक्टर की एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक है। ठीक है, तो दोनों का सम मिलाकर एक कांस्टेंट एनर्जी के इक्वल रहता है। थैंक यू सर। तो इसका जैसे बच्चों एक एग्जांपल करो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यस, तो इस केस में जो करंट है कैसे निकालोगे आप? हम एनर्जी लगाएंगे।
हमें क्वेश्चन में दे दिया कि बाद में कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई हाफ Li², वो कि किसके इक्वल हो गई, Q0²/2C। y बन गया Q0/√LC। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने तो वो केस ले लिया कि कैपेसिटर हैज नो चार्ज, फिर ऐसा केस कि जब कैपेसिटर और इंडक्टर के पास इक्वल एनर्जी हो जाए, ठीक है, एंड सो ऑन। तो मतलब सिर्फ बच्चों 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे को। एक तो ये कि आइडेंटिफाई करना कि भाई हाँ एलसी है, और दूसरा ये एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो हाँ, अगर इस केस में रेजिस्टर होता तो फिर वो डैम्प्ड ऑसिलेशन बन जाती, वो भी जैसे आपने 11th में की हुई है। हाँ, तो अगर RLC सर्किट होगा तो वो क्या बन गया, डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसकी इक्वेशंस वगैरह की जरूरत नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, बस पता होना चाहिए कि हाँ भाई डैम्प्ड हो जाए। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, यस। सर एक बार वो बता दो, समझ नहीं आ रहा, या तो भूल गया या कुछ। I = -dq/dt क्यों लिखा है? देखो 2 केस होते हैं। दूसरी, हाँ बोलो। मतलब दूसरी उसमें वही बोलूँ, बता दो। हम 2 केस लेते हैं कि एक केस तो होता है कि जब कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज आ रहा है, मतलब चार्ज बढ़ रहा है, और एक केस है कि जब उससे चार्ज निकल रहा है। ठीक है, तो जब उससे चार्ज निकल रहा है तो उस पे चार्ज कम हो रहा है, हाँ जी, राइट। तो अगर हम तब dq/dt निकालेंगे तो dq/dt तो टर्म नेगेटिव आएगी, हाँ जी। तो फिर करंट का मैग्नीट्यूड जो होगा उसके आगे हम एक माइनस लगा देते हैं ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। अच्छा, ठीक है। हाँ, इसमें बस ये याद रखना है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज ऑल्टरनेटिंग करंट, AC। तो बच्चों बेसिकली हम अपने आसपास 2 टाइप्स ऑफ करंट्स या फिर वोल्टेजेस में डील करते हैं। एक जिसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है शुरू से सारे चैप्टर्स में, इलेक्ट्रोस्टैट से हमने अभी तक वोल्टेज या करंट कैसे बनाई है, फ्रॉम अ बैटरी। ठीक है, तो बैटरी से जो बच्चों हमें करंट मिलता है या फिर जो वोल्टेज मिलती है उसको हम बोलते हैं एज
डीसी वोल्टेज या फिर डीसी करंट। ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है डीसी की? ये बच्चों जैसे नीचे वाला देखो ग्राफ, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है टाइम के साथ। ठीक है, इसकी वैल्यू टाइम के साथ वेरी नहीं करती। ठीक है, तो हम यही कहते हैं ना भी बैटरी की ईएमएफ 5 वोल्ट है, तो भाई वो 5 वोल्ट है तो वो हमेशा 5 ही रहेगी, राइट, कुछ चेंज नहीं हो जाएगा उसमें। एक सर्किट है, उसके अंदर करंट आ गया 5 एम्पेयर्स, तो वो हमेशा करंट 5 एम्पेयर्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, एंड वी टॉक अबाउट स्टेडी स्टेट करंट। तो ये मत कंफ्यूज होना सोच के कि भाई हाँ कैपेसिटर वाले सर्किट में या इंडक्टर वाले सर्किट में तो करंट चेंज कर रहा था। तो एक बार स्टेडी स्टेट आ गई, टी इक्वल टू इन्फिनिटी वाली स्टेज आ गई, उसके बाद तो करंट चेंज नहीं कर रहा ना, तब जो करंट बन गया बस फिर तो वही चलता रहेगा। तो उसको हम कहते हैं एज डायरेक्ट करंट या फिर वोल्टेज, जो कि हमें एक बैटरी से सप्लाई होती है। ठीक है, पहले डीसी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सीधा पहले डीसी नोट कर लो। सर यस, सर अभी आपने स्टेडी स्टेट वाला क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि उससे कंफ्यूज मत हो जाना कि जैसे जो हमारा आरसी सर्किट होता है या एलआर सर्किट होता है, उसमें करंट की वैल्यू चेंज करती है ना, टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू इन्फिनिटी के बीच में। हाँ जी सर। तो हम बात कर रहे हैं टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो स्टेज आ गई, स्टेडी स्टेट जो आ गई। एक बार स्टेडी स्टेट आ गई, उसके बाद तो कोई चेंज नहीं आएगा ना करंट में। हाँ जी सर, लेकिन सर हमने ग्राफ में तो सर t इज इक्वल टू 0 से ही स्टेडी स्टेट दिखाई हुई है। इस क्वेश्चन में जो मैंने बनाया है, हाँ जी सर। हाँ, इसमें तो मैं ये मान रहा हूँ कि हमने ग्राफ बनाया ही उसके बाद है। मतलब मैंने टी इक्वल टू 0 तब लिया है जब सर्किट में जो चेंजेस आने थे आ गए, अब उसके बाद कोई फर्दर चेंज नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब हमने t इज इक्वल टू इन्फिनिटी के बाद ही ऑब्जर्व करना शुरू की है। यस, कि हमने सर्किट बनाया उसको छोड़ दिया, हमने कहा कि भाई जो चेंजेस होने हो जाए, हम तो थोड़ी देर बाद देखेंगे। ओके सर। ठीक है, तो दूसरा बच्चों जो टाइप ऑफ करंट या फिर वोल्टेज होती है, उसको हम कहते हैं एज ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर वोल्टेज। ठीक है, तो इसकी खासियत ये होती है कि इसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज करती है। मतलब एक ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि चार्ज कुछ देर राइट की तरफ जाएगा, फिर कुछ देर लेफ्ट की तरफ जाएगा, फिर कुछ देर राइट की तरफ जाएगा, फिर कुछ देर लेफ्ट की तरफ जाएगा, एंड सो ऑन। तो मतलब चार्ज की मोशन की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ग्राफ ऐसा ही बने साइन कर्व। ठीक है, जरूरी ये है कि बस जो ग्राफ है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ आना चाहिए, क्योंकि अगर करंट को हम पॉजिटिव नेगेटिव में दिखाएंगे, उसी से ये क्लियर होगा ना कि उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो अभी बच्चों ये ऊपर वाले केस को लेके बहुत अजीब लगेगा, बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि ये कैसा करंट है जो कम ज्यादा ही होता जा रहा है, मतलब जो आगे पीछे ही होता जा रहा है इसमें चार्ज। तो धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी इसको लेके।
तो अभी हमें ये समझना जरूरी है कि हम अलग अलग एप्लीकेशंस में बच्चों दोनों यूज करते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, जो हमारे घर पे सप्लाई आती है बाहर से, दैट इज एसी। जो हमारे घर में ये मान लो एसी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, जितने बड़े बड़े अप्लायंसेस हैं, ये सारे के सारे एसी पे ही काम करते हैं। ठीक है। और डीसी पे क्या क्या काम करता है? आपके मोबाइल्स, लैपटॉप्स, जो अगर हमारे घर पे एलईडी लाइट्स लगी हों, वो डीसी पे काम करती हैं। तो कई जगह पे हम एसी यूज करते हैं, कई जगह पे डीसी यूज करते हैं। बेसिकली एसी और डीसी दोनों के बच्चों कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। तो एसी का बच्चों जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जो अभी हमने ट्रांसफार्मर के केस में सीखा कि हम एसी वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। हम डीसी वोल्टेज को कम ज्यादा नहीं कर सकते। ये समझ लो, मैं अभी लिखवा रहा हूं आगे। ठीक है। मतलब वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें दो टाइप्स ऑफ करंट बनाने ही क्यों पड़े, हम क्यों दो टाइप्स में डील करते हैं। तो एसी का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि एसी में हम वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। डीसी का बच्चों सबसे बड़ा फायदा ये है कि डीसी करंट की फॉर्म में हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने बच्चों जो एग्जांपल्स लिए थे, लैपटॉप, मोबाइल्स, ये सब इनके अंदर बैटरी होती है। तो बैटरी की हेल्प से व्हाट वी आर डूइंग इज इन अ वे वी आर स्टोरिंग एनर्जी। तो ये जो एनर्जी स्टोर होती है ये डीसी में ही हो सकती है, ये एसी वाली नहीं स्टोर होती सीधा। तो जो हमारे घर में बच्चों इन्वर्टर लगा होता है लेट से, तो इन्वर्टर भी क्या करता है, इसके लिए हमें पता है इन्वर्टर का काम क्या है। जब लाइट है घर में तो उसने बैटरी को चार्ज करना है, और जब लाइट नहीं है तो उसने बैटरी को डिस्चार्ज करते हुए पूरे घर में सप्लाई करनी है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो वो कैसे करता है? जब तो लाइट होती है तो उसको एसी मिल रहा है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज कर देता है। और जब लाइट जाती है तो वो बैटरी से डीसी लेता है और उसको एसी में कन्वर्ट करके सप्लाई कर देता है घर के अंदर। तो इन्वर्टर का सिंपल काम ये है कि डीसी टू एसी एंड एसी टू डीसी। तो ऐसे बच्चों अलग अलग एप्लीकेशंस में हम एसी डीसी दोनों यूज करते हैं। ऐसे अगर मैं आपको एक और बताऊं, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की जो हम बात कर रहे हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए एसी इज डेंजरस। ह्यूमन बॉडी को डीसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपको कोई 100 वोल्ट डीसी का पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, आपको कुछ नहीं होगा। यहीं पे अगर आपको कोई 100 वोल्ट एसी का डिफरेंस दे दे तो आपको करंट लगेगा, शॉक लगेगा। ठीक है। ऐसा क्यों है अभी आगे समझ आएगा हमें कि ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जब हम एसी की वर्किंग समझेंगे। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्राई करना हो, जहां पे घर का आपका इन्वर्टर है, वहां जहां बैटरी लगी हुई है, आप उस बैटरी को टच कर लो, कुछ नहीं होगा आपको, बट ना ही करना। सेल से कहाँ शॉक लगता? आप सेल को टंग पे रखोगे तो आपको फील हो जाएगा करंट, बट वो बहुत नेग्लिजिबल करंट होता है, उससे कुछ होगा नहीं।
ठीक है, तो ये कुछ बच्चों कंपैरिजन जो मैंने आपको अभी बताए। लीव स्पेस, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम और पॉइंट्स भी लिखेंगे, फिलहाल हमें ये तो समझ आ रहे हैं, एसी डीसी दोनों यूज होते हैं बच्चों। देर आर कंट्रीज जहां पे जो एक्सटर्नल सप्लाई आती है वो डीसी की फॉर्म में ही आती है, एसी में नहीं आती। तो हम आगे देखेंगे कि व्हाट हैपेंस इज कि क्योंकि एसी वोल्टेज को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए एसी को हम लार्ज डिस्टेंसेस पे मतलब ट्रैवल करवा सकते हैं विद मिनिमल लॉसेस। ट्रैवल तो दोनों कर लेंगे, एसी और डीसी। ऐसा नहीं है कि डीसी जल्दी थक जाता है, इट इज जस्ट कि डीसी में लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू एसी। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी वो लिखवाया नहीं पॉइंट, क्योंकि अभी वो समझना है। ये जो हैं ये तो अभी थोड़े क्लियर कट हैं, जो हम सोच सकते हैं। तो वो ही होता है, वो हम कहते हैं कि भाई वो लॉसेस कम होते हैं उसमें। यस, आपको इन्वर्टर से तो शॉक लग ही सकता है, बिकॉज इन्वर्टर तो दोनों कर रहा है ना, डीसी टू एसी और एसी टू डीसी। तो अगर जैसे भी आपने टच किया, मान लो उस टाइम एसी इन्वर्टर से एसी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे तो शॉक लगेगा ही। तो देर आर वीडियोज ऑन यूट्यूब जहाँ पे जैसे जैसे कोई पर्सन है, उसने 10,000 वोल्ट को टच कर दिया तो भी कुछ नहीं हुआ, राइट? तो वो बेसिकली दैट 10,000 वोल्ट इज डीसी, इसलिए उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब हल्का सा फील होता है, आपके बाल खड़े हो सकते हैं थोड़े बहुत, बट आगे और कुछ नहीं होगा। एंड थोड़े बहुत मतलब थोड़े बहुत, डीसी से कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी समझ आएगा हमें प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये लिख लिया भाई सबने? तो जैसे बच्चों मान लो ये केस है ऐसे, ये करंट का ग्राफ दिखाया हुआ है कि पहले +5 रहा, फिर -5 रहा, फिर +5 हो गया। बताओ ये क्या हुआ, ये एसी हुआ या डीसी हुआ? So this is AC, राइट? डायरेक्शन चेंज एसी हो रही है, कैसे आप बता दो। डायरेक्शन चेंज हो रही है।
और सबसे ऊपर हमने ग्राफ बनाया था, उसको तो फॉलो कर नहीं रहा। नहीं, मैंने वो एग्जांपल लिया था, मैंने बोला भी था तब कि जरूरी नहीं है कि ग्राफ वही हो, मतलब जरूरी नहीं है कि साइन कर्व है तो ही एसी है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि एसएचएम टाइप ऑसिलेशन होना ना चाहिए। ना ना, कोई जरूरी नहीं है। कंडीशन बस ये है कि डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। ठीक। ठीक है, सो दिस इज एसी। ऐसे ही व्हाट अबाउट दिस? ये करंट्स की वैल्यूज इस तरह से हैं, कुछ देर 5, कुछ देर 2, फिर 5, फिर 2। तो दिस इज डीसी। क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई कहीं भी। मतलब एसी की बच्चों मेन कंडीशन ये है, प्लीज ध्यान रखना, मैंने इसलिए अंडरलाइन भी किया था कि डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, एज लॉन्ग एज डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तब तक वो एसी नहीं है, उसको प्लस माइनस होना पड़ेगा। अच्छा एक बच्चों, इसके ना नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा इशू है। जैसे हम ऐसे बोल देते हैं एसी वोल्टेज, तो अब एसी की क्या फुल फॉर्म है? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो कहने को तो ये बन गया ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। ठीक है, उसका मीनिंग यही है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये बस नाम गलत डल गया। तो अब एसी करंट में कहने को तो 2 बार करंट आ गया, राइट, बट बोलते ऐसे ही है। सेम गोज विद डीसी, तो हम बोल देते हैं डीसी वोल्टेज, तो वो तो उसको आइडियली तो बोलना चाहिए कि डायरेक्ट वोल्टेज है, तो बट हम बोलते हैं डीसी वोल्टेज। तो बच्चों एसी वोल्टेज का जो स्टैंडर्ड केस होता है, जो हम मोस्ट ऑफ द जगह यूज करते हैं, जो हमारे घरों में भी है, उसकी इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, या फिर I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये ऐसी इक्वेशन हमने रिसेंटली कहाँ बनाई थी, याद करो, पिछले चैप्टर में। नहीं, एलसी ऑसिलेशंस में तो चार्ज की फॉर्म में थी ना, जहाँ पे वोल्टेज की फॉर्म में थी, जो हमने जनरेटर पढ़ा था, रोटेटिंग कॉइल। राइट, तो बच्चों आप एक और अब बात समझ सकते हो, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए ना कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, कि भाई डैम है, डैम से पानी गिरा टरबाइन पे, टरबाइन घूमी, तो उस कारण से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। तो अब वो समझ आ रहा है क्या हो रहा है? बेसिकली जो वो हाइट से पानी गिरता है, वो जो टरबाइन को घुमाता है, वो किस चीज को घुमा रहा है? कॉइल को, राइट। मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले से क्रिएट कर रखी है, तो वो कॉइल को घुमा रहा है, जनरेटर की कॉइल को। ठीक है, तो उस कॉइल को घुमाकर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो सीधा सीधा एसी की फॉर्म में हो रही है। फिर से समझो बच्चों, जो हम कहते हैं ना कि डैम में क्या होता है कि डैम में ऊपर से पानी गिरता है, पानी नीचे
टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो वो फिनोमेना है किसका? दैट इज फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो पानी है वो एक तरह से कॉइल को घुमाने का काम कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड पहले से बनी हुई है, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड से उसके अंदर जब वो पानी कॉइल को घुमाता है तो उस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है या वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है। उसकी इक्वेशन हमने पिछले चैप्टर में देखी थी, किस फॉर्म की थी? NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट? तो वो ऐसी ही इक्वेशन थी। तो ये मतलब डैम से जो करंट प्रोड्यूस होता है या जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो AC वोल्टेज होती है। जो बच्चों सोलर सेल्स होते हैं, जो आजकल बहुत चलता है ना, कि यूज सोलर एनर्जी एंड ऑल, उनसे जो करंट प्रोड्यूस होता है दैट इज DC। तो जहां कोई सोलर प्लांट लगा होगा मान लो, तो वो DC प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम फिर AC में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। इससे बच्चों मुझे याद आया बाई चांस, वैसे ही एक, मैं कंट्री का नाम भूल गया, पता नहीं इट वाज नॉर्वे और इट वाज नीदरलैंड्स। वहां पे एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ गई थी, मतलब मैं रीजन भी मुझे याद नहीं है, कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस हो गई। सरप्लस मतलब बहुत ही सरप्लस, ठीक है। तो अब सिचुएशन ये बन गई वहां पे कि अब हम कहेंगे कि अगर सरप्लस बन रही थी और काम नहीं आ रही थी तो बंद कर दो जो भी प्लांट था। तो अब बंद करने की भी कॉस्ट्स पड़ती हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा सीधा बंद कर सकते हो, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी कॉस्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो मतलब ऐसा था कि बंद करना और महंगा पड़ रहा था, और इसलिए चला ही रखा प्लांट। अब प्लांट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उसका करो क्या। तो वहां पे पता नहीं कितनी देर तक ऐसा हो गया था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नेगेटिव आते थे, मतलब लोगों को इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के पैसे मिलते थे। हाँ, इंडिया में तो नहीं हो सकता, हम तो अभी, हमें तो अभी बहुत एनर्जी चाहिए। चलो ठीक है बच्चों, हो गया टाइम। यस, चेक करना, मतलब मिल जाएगा आपको ये नेट पे। लीव कर दो सर। यस, LC सर्किट्स इज कमिंग इन टेस्ट। ये बच्चों कंप्लीट कर लेना आप उसकी, ठीक है। जो एक्सरसाइज बची हुई थी वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, वो थोड़े से क्वेश्चन है 5-6, राइट। सर कई बार जैसे हमारे घरों के मीटर बंद होते हैं लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही होती है, वो क्या होता है? वो तो मीटर की प्रॉब्लम है कि मीटर खराब हो गया, पीछे से तो सप्लाई आ रही है, वो मतलब रीडिंग नहीं ले पा रहा मीटर। ओके ओके, ठीक है। सर यस। सर AC करंट में फिर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आ ही नहीं सकती सर, मतलब स्टेडी फिर? हाँ, नहीं आती, वो हमने अगली क्लास में पढ़ना ही है कि गैल्वेनोमीटर से अगर आप रीडिंग लोगे तो वो कुछ नहीं दिखाता AC। सर तो इसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होता है कोई? हाँ, ठीक है सर। ये साइड पे तो बस जो लिखा हुआ है ना बच्चों, ये AC वोल्टेज AC करंट है, तो वो समझाने के लिए था कि वो जो मैं कह रहा था कि नोमेनक्लेचर में गड़बड़ है। चलो, ओके बच्चों, बाय।